मैं राकेश चौहान द भीम एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, पिछले कुछ समय से अपने एक बहुत ही शानदार पृष्ठ, एक शानदार भाग गुप्त साम्राज्य की चर्चा कर रहे थे। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत हमने उन शासकों का अध्ययन किया जो अपने एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण थे। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम का अध्ययन किया अपनों ने, समुद्रगुप्त का अध्ययन किया। मैं बात करूं आगे चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इनकी बहुत ही बड़ी चर्चा कर ली थी साथियों। अब आगे इसी से जुड़ता हुआ एक और टॉपिक है जो गुप्त प्रशासन है। अपने आप में बड़ा टॉपिक है, बड़ा मुद्दा है। आज इसकी चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं कहूं कि गुप्त प्रशासन जो था वो मौर्य प्रशासन की तुलना में विकेंद्रित था। विकेंद्रित था, समझना इस बात को। विकेंद्रित कैसे था? क्योंकि अपने जैसे मौर्यों का प्रशासन पढ़ते हैं, अपने जो मौर्यों का जो प्रशासन पढ़ते हैं वो एक केंद्रीकृत प्रशासन था। अर्थात जो मौर्य थे उन्होंने पूरे के पूरे भारत को, पूरे के पूरा जो भारत था, जो पूरा का पूरा भारत था, उसको एक सूत्र में बांध दिया था। अर्थात पूरे के पूरे भारत पर अपनी राज्य सत्ता स्थापित कर ली थी। परंतु गुप्तों ने भी वो प्रयास किया था। कुछ हद तक उस रिक्तता, उस क्षतिपूर्ति को गुप्तों ने पूरा कर दिया था। लगभग जो भारत था, लगभग जो भारत था उन पर गुप्तों का अधिकार हो गया था, परंतु पूरी तरह नहीं, क्योंकि गुप्तों की कुछ अपनी खामियां थी। जैसे मैं बात करूं समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त अच्छा शासक था, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बड़ा महान शासक था, खुद वीणा बजाता था। परंतु इसकी कुछ नीतियों ने जो गुप्त साम्राज्य है उसके विघटन का कारण बना। जैसे अपने समुद्रगुप्त पढ़ते हैं, समुद्रगुप्त की कुछ नीतियां थी, जो आर्यवर्त का अभियान है, दक्षिणापथ का अभियान है, या पूर्वी पश्चिमी जो सीमा क्षेत्र है, उनको जीता जरूर, उनको जीत लिया था, परंतु उनको अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया। कुछ नीतियां थी, जैसे ग्रहण मोक्षानुग्रहण नीति लगाई थी दक्षिणापथ में, प्रसबोधन की नीति लगाई थी, सर्वैकर दानम प्रमाण गमन की नीति इस पूर्वी सीमा क्षेत्र में लगाई थी। तो वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण था कि जो गुप्त शासक है वो सिर्फ कर, उपहार, गिफ्ट ये लेकर संतुष्ट थे। वो उनको अपने राज्य में शामिल नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे, वो उनके अपना मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं वो राजा या वो शासक जिनको स्वतंत्र छोड़ दिया गया, जो अपनी ही भूमि पर क्या करते थे साहब, शासन करते थे, और अपनी भूमि पर जो कर भार था वो खुद ही वसूल किया करते थे। उन्होंने महाराज जैसी उपाधि भी धारण कर ली थी। तो इस बात से अपने को पता चलता है कि ये शासक धीरे धीरे गुप्तों के जो रेंज था, गुप्तों का जो रेंज था उससे बाहर होते जा रहे थे। तो ये जो गुप्त साम्राज्य है उसके विघटन का एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण बना। इसी प्रशासन ने सामंतवाद सामंतवाद को जन्म दिया था साहब, सामंतवाद को जन्म दिया था। अगर मैं बात करूं गुप्तों की, गुप्त प्रशासन बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसकी अभी चर्चा करने वाले हैं। तो इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं ताकि अपने को समझने में आसानी हो। तो जैसे अपने देखते हैं भी, गुप्तों ने जो उपाधियां धारण की थी, महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परम भागवत जैसी अनेक उपाधियां धारण की, जैसे अनेक उपाधियां धारण की थी, परंतु ये जो मौर्य राजा थे उनकी तुलना में अधिक शक्तिशाली नहीं थे, उनसे कम शक्तिशाली ही थे। तो दोस्तों अब अपने मुद्दे पर आते हैं। बात करता हूं मैं गुप्त प्रशासन की। कोई भी प्रशासन हो उसको अपने शासन की सरलता हेतु कुछ पार्टों में बांट देते हैं। जैसे केंद्र है, केंद्र प्रांत में बट गया, प्रांत आगे जिलों में, जिला ग्राम नगर, फिर अनेक छोटी छोटी इकाइयों में बट जाता है। तो उसकी अपने बहुत बड़ी चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों अब शुरू करते हैं। देखो, अपने जब भी गुप्त प्रशासन या गुप्त साम्राज्य पढ़ते हैं तो एक चीज अपने को बार बार देखने को मिलती है कि गुप्त जो शासन था वो भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ था। स्वर्णिम पृष्ठ था क्यों कहा जाता है, समझना इस चीज को, कि कोई भी राजवंश है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मौर्य थे, कुषाण थे, चाहे कोई भी राजवंश है,
वो अपना राजनीतिक विस्तार तो करता ही करता है। जैसे गुप्तों ने भी, जैसे जो गुप्त शासक थे उन्होंने भी अपना राजनीतिक विस्तार तो किया ही किया, अर्थात अपनी राजनीतिक सीमा को आगे बढ़ाया ही था। परंतु इस क्षेत्र में कला, विज्ञान और साहित्य, कला, विज्ञान और साहित्य की एक अभूतपूर्व तरक्की हुई, अभूतपूर्व विकास हुआ, जिस कारण अपने इस जो गुप्त शासन है इसको भारत का स्वर्णिम युग, स्वर्णिम पृष्ठ कहा जाता है। तो ये कुछ मामला था। आगे अब चर्चा करते हैं अपने किसकी साथियों, गुप्त प्रशासन की। गुप्त प्रशासन देखना दोस्तों एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसको टफ जरूर है परंतु इसको अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आगे अपना टॉपिक है गुप्त प्रशासन। गुप्त प्रशासन, गुप्त प्रशासन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, भारत की तुलना में अर्थात मैं बात करूं मौर्यों की तुलना में केंद्रीकृत शासन नहीं था, केंद्रीकृत शासन नहीं था, परंतु उनकी जो क्षतिपूर्ति थी वो कुछ हद तक इन्होंने पूरी कर दी थी। अब देखो जो गुप्त प्रशासन है वो भी अन्य प्रशासन की भांति अनेक पार्टों, अनेक भागों में बटा हुआ था। चाहे कोई भी प्रशासन हो, मौर्य पढ़ लो, गुप्त पढ़ लो, मुगल पढ़ लो, दिल्ली सल्तनत पढ़ लो, जो सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति राजा के हाथ में होती थी, अर्थात किंग के हाथ में होती थी, राजा के हाथ में सर्वोच्च शक्ति होती थी। अब गुप्त प्रशासन को दो पार्टों में बांट दिया गया शासन की सरलता हेतु, केंद्र और प्रांत, केंद्र और प्रांत। सबसे पहले अपने इस केंद्र की चर्चा करेंगे कि केंद्र क्या मैटर था। केंद्र प्रशासन, केंद्र प्रशासन के अंदर केंद्र प्रशासन की जो जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति इसकी जानकारी का प्रमुख सोर्स है, प्रमुख स्रोत है, जो हरिसेन द्वारा लिखी गई थी। तो इसके अंदर उल्लेख मिलता है कि केंद्र जो प्रशासन था वो आगे मंत्री और अमात्य, इसके जो प्रमुख अधिकारी थे वो मंत्री और अमात्य इसके प्रमुख अधिकारी थे, जिसकी सलाह परामर्श एडवाइज से, जिसके सलाह परामर्श और एडवाइज से जो ये राजा था वो अपने निर्णय लिया करता था। हाँ, निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं था, कोई फोर्स नहीं था, परंतु इनका जो परामर्श वो आवश्यक हो जाता था। एक और अधिकारी का उल्लेख मिलता है कुमारामात्य, कुमार अमात्य, कुमारामात्य एक ही बात है। तो कुमार अमात्य क्या था? तो कुमार अमात्य था वो जो उच्च वर्ग थे, कुमार अमात्य था वो जो उच्च वर्ग थे, उच्च वर्गों का जो प्रशासनिक अधिकारी था, प्रशासनिक अधिकारी होता था उसको अपने कुमार अमात्य कहते थे। ये भी अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पद था। अब क्या हुआ कि जो केंद्रीय प्रशासन था उसको चलाने के लिए एक या दो व्यक्ति तो चला नहीं सकते थे, इसलिए अलग अलग विभाग, अलग अलग पार्टों में बांट दिया था। जिस प्रकार अपने मौर्य प्रशासन पढ़ते हैं उसमें अलग अलग तीर्थ पढ़ते हैं, वही बात है यहाँ पे कि जो केंद्रीय प्रशासन है उसको चलाने के लिए अलग अलग पार्टों में इसको बांट दिया गया। वो पार्ट कौन कौन से थे वो देखना। अलग अलग विभाग थे, जिसमें बात करूं महा प्रतिहार, महासंधि विग्राहक, महादंडनायक, महासंधि विग्राहक, महाप्रतिहार। अगर मैं और बात करूं तो इनके अंदर जैसे अपने बात करते हैं रणभंडारिक की, रणभंडारिक भी था, इसके अंदर पुरपाल भी था, महत्तर भी था, यानी अनेक जो अधिकारी थे वो नियुक्त कर दिए गए ताकि जो शासन है वो सरलता पूर्वक चला सके। अब इनकी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि महाप्रतिहार कौन था। महाप्रतिहार साहब, महाप्रतिहार होता था जो राजमहल होते थे उनकी जो देख रेख किया करता था वो महाप्रतिहार किया करता था, क्योंकि जो राजा है वो स्वयं तो कर नहीं सकता, उसको और बहुत काम है। महासंधि विग्राहक होता था, उसको आज के संदर्भ में विदेश मंत्री कह सकते हैं,
विदेश मंत्री, जो युद्ध और शांति का मंत्री हुआ करता था। रणभंडारी, रणभंडारी क्या था? ये सैनिकों को, जो सैनिक है उनको रसद सामग्री उपलब्ध करवाता था। रसद सामग्री कैसे? खाना पीना हो गया, जैसे कोई सैनिक होते हैं, जैसे आज के जमाने में होते तो वो जर्दा बीड़ी मांग लेते, वैसे तो इनको क्या करते था, ये रसद सामग्री उपलब्ध करवाता था। ये तो है नहीं भी एक सैनिक है वो जाके राजा को के भाई कोई 5-7 रुपये दे दो कि काम आ जाएगा, वो कुछ मैटर था नहीं। तो इनके लिए अलग अलग विभाग, अलग अलग जो अधिकारी थे उनकी नियुक्ति कर दी गई थी, इनकी नियुक्ति कर दी गई थी। अब बात करूं मैं पुरपाल पढ़ेंगे आगे। ये नगर का अधिकारी होता था, मेहतर ये गांव का अधिकारी होता था। तो इनकी अपनी चर्चा करने वाले हैं। तो केंद्रीय प्रशासन ये था अपना, इसके अंदर मंत्री थे, अमात्य थे, ठीक है, और जो अन्य अधिकारी भी थे, जैसे महाप्रतिहार था, महासंधि विग्राहक था, महादंडनायक था, रणभंडारी था, शैललिक भी था, और अनेक अधिकारी थे जिनकी अपनी चर्चा अब आगे करेंगे। तो ये था सब आपका केंद्रीय प्रशासन। अब केंद्र आगे बढ़ गए किसमें? प्रांतों में। केंद्र आगे बढ़ गए प्रांतों में। बहुत सरल है, बस समझते जाना इसको। केंद्र आगे बढ़ गए प्रांतों में। अब प्रांतों के कुछ उपनाम होते थे, जैसे अपने मौर्य प्रशासन के अंदर पड़ा था, कि प्रांतों को चक्र कहा जाता था। इसी प्रकार यहाँ भी प्रांतों के कई उपनाम हैं। इनको भुक्ति कहा जाता था, इनको अवनी कहा जाता था, इनको प्रदेश कहा जाता था। तो ये कुछ इनके उपनाम हैं, याद हो जाएंगे आराम से। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, अवनी कहा जाता था, प्रदेश कहा जाता था। तो इसका जो प्रशासनिक अधिकारी था साहब, प्रांतों का जो प्रशासनिक जो अधिकारी था उसका नाम मिलता है अपने को उपारिक। अब प्रश्न आ जाए, प्रांतों का प्रशासनिक अधिकारी, गुप्तों के प्रशासन में प्रांतों का प्रशासनिक अधिकारी कौन था? तो वो था उपारिक। एक अपने को नाम मिलता है गोप्ता। उपारिक और गोप्ता में अंतर है, डिफरेंट है एक दूसरे से। जो उपारिक थे वो तो जो मध्य प्रांत हुआ करते थे उनके ऊपर शासन किया करता था। जो गोप्ता था वो जो सीमा के प्रांत थे, जो सीमा क्षेत्र थे या सीमा के प्रांत थे, उनका जो अधिकारी था, या सीमा क्षेत्र सीमा प्रांत का जो अधिकारी था उसको गोप्ता कहा जाता था। बल्कि जो उपारिक है वो तो जो मध्य प्रांत हुआ करते थे, अर्थात जिनकी सीमा किसी अन्य देश से न लगती हो, वो उपारिक कहलाया करते थे। अब दोस्तों जो प्रांत है, प्रांत का अधिकारी उपारिक था, गोप्ता सीमा प्रांत का था। आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रांत जो था ये बहुत बड़ा पार्ट था, इसको भी शासन में सरलता लाने हेतु इसको भी कुछ अन्य आगे पार्टों में बांट दिया गया था, विभक्त कर दिया गया था। अब प्रांत आगे बढ़ गए किसमें? जिलों में। प्रांत आगे बढ़ के किसमें? जिलों में। जिलों को उस समय कहा जाता था विषय, सब्जेक्ट। जिलों को विषय या सब्जेक्ट कहा जाता था। अब जो जिले थे, जिलों का जो प्रशासनिक अधिकारी था, उसका नाम है साहब विषयपति। अर्थात विषय अर्थात जिलों का स्वामी विषयपति हो गया। अब विषयपति अकेला इतने बड़े जो जिला का भार है संभाल नहीं सकता था, तो इसको परामर्श देने हेतु, एडवाइस देने हेतु एक परिषद, एक समिति बना दी गई जिसका नाम है विषयपति परिषद। विषयपति परिषद का गठन कर दिया गया, जो शासन चलाने हेतु इस विषयपति का क्या करती थी? सहयोग करती थी। इसके अंदर भी जैसे श्रेष्ठी था, कयस्थक था, ये कुछ अधिकारी नियुक्त हुआ करते थे। अब जो जिले थे, जिलों का जो लेखा जोखा अर्थात जो कागज पत्र थे, लेखा जोखा था, वो किसके पास हुआ करता था? तो साथियों वो हुआ करता था पुरपाल के पास। पुरपाल के पास हुआ करता था। तो अपने बात कर रहे हैं जिलों की। जिले अर्थात विषय,
जिलों का जो प्रशासनिक अधिकारी है विषयपति कहलाता था। तो विषयों का जो लेखा जोखा होता था वो पुरपाल के पास होता था, या मैं कहूँ कर्णिक, एक ही बात है, कर्णिक। पुरपाल आगे जो नगर पढ़ेंगे उसके अंदर सिस्टम आ जाएगा। तो विषय अर्थात प्रांत की बात करूं मैं, विषय अर्थात जिलों की बात करूं मैं, तो इसका जो लेखा जोखा था वो इस कर्णिक के पास हुआ करता था। अब कर्णिक किसके अधीन कार्य करता था? तो ये भी किसी न किसी अधीन कार्य किया ही करता था। तो कर्णिक महाअक्ष पटिल नामक एक अधिकारी हुआ करता था, उसके अंडर में, उसके नीचे कार्य करता था। तो ये उसके अंडर, उसके नीचे कार्य किया करता था कौन? ये कर्णिक अक्ष पटेल के नीचे कार्य किया करता था। प्रांतों का अधिकारी विषयपति था, इसका जो लेखा जोखा रखता था वो कर्णिक रखता था। कर्णिक किसके अंडर में कार्य करता था? महाअक्ष पटेल के अंडर में या नीचे कार्य किया करता था। अब बात करते हैं जो जिले थे, प्रांत जिलों में बट गए। अब जिले किस में बटेंगे? जिले आगे बट गए साहब किसमें? ग्राम और नगर नामक दो अन्य इकाइयों में। परंतु उल्लेख मिलता है कि ग्राम और जिलों के बीच में एक इकाई और थी जिसका नाम था पेठ। पेठ क्या है? पेठ है अनेक गांवों का समूह है, अनेक गांवों का समूह क्या कहलाता था? पेठ कहलाता था। अब जिले आगे ग्राम और नगर दो में बट गए। ग्राम थे, ग्राम अर्थात गांव। तो ग्राम का जो प्रशासनिक अधिकारी था, जो प्रशासनिक अधिकारी था उसका नाम है साहब ग्रामीणी, या मैं कहूं महत्तर, एक ही बात है। तो ग्राम का जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था वो महत्तर हुआ करता था। अब नगर का प्रशासनिक अधिकारी पुरपाल था, पुरपाल था, पुरपाल था। ठीक है दोस्तों, प्रांत जिलों में बट गए, जिले आगे ग्राम और नगर इन दो पार्टों में बट गए। ग्राम का जो प्रशासनिक अधिकारी था वो महत्तर था, और जो नगर का जो प्रशासनिक अधिकारी था वो पुरपाल था। अब देखो दोस्तों, अगर आगे मैं बात करूं कि ये आगे किस में बटे हुए थे, तो इनके आगे छोटे छोटे गांव और थे, वो बटे हुए थे, कोई महत्वपूर्ण, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये अपना प्रशासन था, छोटा सा टॉपिक है, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसके अंदर। प्रांत जो प्रशासन था दो पार्टों में बांटा, कौन कौन से? केंद्र और प्रांतों के अंदर बांटा। केंद्र प्रांतों को अपने, फिर प्रांतों को कुछ अन्य भागों में बांटा, उसको पढ़ लिया था। अब इस समय न्याय व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, कर का क्या सिस्टम था, वो भी अपने देखेंगे, क्योंकि वो भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्या है, अपने आप में टॉपिक है। अब देखना दोस्तों आगे, इस समय की जो न्याय व्यवस्था थी बड़ी ही शानदार थी। इस न्याय व्यवस्था का उल्लेख अपने को फैयान जो एक बौद्ध विद्वान था उसके लेखों से अपने को जानकारी मिलती है। फैयान ने फो कयोकी नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिससे अपने को इस जो गुप्त प्रशासन है इसकी न्याय संबंधी जानकारी अपने को प्राप्त होती है। इस समय जो न्याय व्यवस्था थी, 4 प्रकार के न्यायालय इसमें विभक्त थे। कौन कौन से? नंबर 1 राजा का न्यायालय, राजा का न्यायालय। नंबर 2 पूग। नंबर 3 श्रेष्ठी या श्रेणी। और जो नंबर 4 था वो था कुल। 4 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है गुप्त प्रशासन के अंदर। जो राजा का न्यायालय था, राजा सर्वोच्च होता था, सुप्रीम कोर्ट थी ये। तो दोस्तों जो राजा का न्यायालय था, राजा का जो न्यायालय था वो राजा किसके आधार पर निर्णय किया करता था? भाई कुछ तो आधार होगा। तो ये कुछ स्मृतियां हैं, अर्थात कुछ ग्रंथ हैं, उसके आधार पर ये अपना निर्णय दिया करता था। अगर मैं बात करूं इन स्मृतियों की, तो जैसे अपने को पता है, जैसे मनु स्मृति आ गई, नारद स्मृति आ गई,
याग, वलक्य स्मृतियां आ गई। तो इन स्मृतियों के आधार पर राजा अपना क्या करता था, फैसला देता था। अब पूग क्या है, तो पूग एक ही जाति, पूग क्या थी कि एक ही जाति या जो नगर था, एक ही जाति या एक नगर के जो विवाद हुआ करते थे, एक ही नगर या एक ही जाति के जो विवाद हुआ करते थे, उसका जो फैसला था वो इस पूग जो न्यायालय था उसके अंदर हुआ करता था। जो श्रेष्ठी न्यायालय है, इसके अंदर जो व्यापारी वर्ग था, जो व्यापारी वर्ग था उसके फैसले इस श्रेष्ठ न्यायालय के अंदर हुआ करते थे साहब। जो कुल था, इसके अंदर जो सामान्य लोग हुआ करते थे, सामान्य लोग जो एक ही वंश के थे, उनके फैसले इस कुल प्रकार के न्यायालय में हुआ करते थे। तो ये दोस्तों उस समय का न्यायिक सिस्टम था, न्याय व्यवस्था थी। अब आगे अपनी बात करते हैं उस समय की धार्मिक स्थिति की, उस समय की धार्मिक स्थिति की। इस समय किस प्रकार की धार्मिक स्थिति थी, धार्मिक स्थिति की। उस समय धार्मिक स्थिति ठीक थी, इतनी बुरी नहीं थी, परंतु जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित हो चुकी थी, वो तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इस समय उसका जो प्रभाव था वो अपने को स्पष्ट रूप से दिखने लग गया था। क्योंकि जो राजा के जो उच्च पद थे, राजा के जो उच्च पद थे वो लगभग क्या हो गए, वंशानुगत हो गए थे, वंशानुगत हो गए थे। जैसे अपने पढ़ते हैं भी प्रांत का जो प्रशासनिक अधिकारी था, ठीक है, उसको पारिक कहा जाता था, तो उसकी जो नियुक्ति थी वो लगभग राजा ही करता था, राजा करता था। तो राजा किसको करेगा, राजा अपने पुत्र को, अर्थात जो राजवंश था, राजवंश के ही जो आगे कुमार थे, युवराज थे, उनकी नियुक्ति आगे प्रांतों में कर दी जाती थी। हाँ, जरूरी नहीं, योग्यता के आधार पर भी इनकी नियुक्ति की जाती थी, जिसका पता अपने को स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि जो चक्रपालित था वो सौराष्ट्र प्रांत का क्या था, उपारिक या गोप्ता था। अगर मैं बात करूं कि ये लगभग जो उच्च पद थे वंशानुगत हो चुके थे, एक ही वंश के लोग उस पर आते जाते रहे थे। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, अपने हरिसेन पढ़ते हैं। तो हरिसेन ध्रुव भुक्ति का पुत्र था। हरिसेन के पास अनेक पद थे, जैसे मैं बात करूं ये महा संधि विग्राहक भी था, विदेश मंत्री भी था, कुमारामात्य भी था, महासंधि विग्राहक भी था, कुमारामात्य भी था, विदेश मंत्री भी इसी के पास था, और महा दंडनायक भी यही था। तो इससे अपने को पता चलता है कि जो उच्च पद थे वो वंशानुगत हो गए थे, और एक ही व्यक्ति के हाथ में अनेक डिपार्टमेंट, अनेक विभाग सौंप दिए जाते थे। तो उस समय जो धार्मिक स्थिति थी, धार्मिक स्थिति ठीक ठाक ही थी, क्योंकि इस समय ही अपने को 510 ईस्वी के अंदर भानुगुप्त जो राजा था, उसके समय सती प्रथा का क्या था, पहला प्रमाण अपने को प्राप्त हो जाता है। तो इससे अपने को पता चलता है कि इसके बाद जो स्त्रियों की स्थिति थी वो धीरे धीरे क्या होती गई, डाउन होती गई, खराब होती गई। अब मैं बात करता हूं इस समय की सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की थी। कोई भी राजा हो, कोई भी देश हो, उसकी सेना उसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट अंग हुआ करती थी। इस समय की जो सैन्य व्यवस्था थी वो देखना दोस्तों, सैन्य व्यवस्था इस समय कई प्रकार की सेना थी। जैसे मैं बात करूं पैदल सेना, जैसे मैं बात करूं उस समय की पैदल सेना, उसमें पैदल सेना का भी अस्तित्व था, रथ सेना का भी अस्तित्व था, अश्व सेना का भी अस्तित्व था, और गज सेना का भी क्या था साहब, अस्तित्व था। जो पैदल सैनिक थे, रथ सैनिक थे, अश्व सैनिक थे, गज सैनिक थे, इनका जो महाअधिकारी होता था, इनका अधिकारी था वो था सेनापति। महासेनापति के नीचे सेनापति, इसके नीचे महाबलाधिकृत नामक एक अधिकारी नियुक्त होता था। तो जो सैनिकों का जो मुख्य अधिकारी था वो महासेनापति ही था।
तो ये 3-4 प्रकार की सेनाओं को अपने को विशेष प्राप्त होती हैं, मिलते हैं भी। ये 3-4 सैनिकों की टुकड़ी थी, पैदल सैनिकों की थी, रथ की सेना थी, अश्व सेना थी और गज सेना थी। अब कोई बड़ा टॉपिक नहीं रहा आगे। अब बात करते हैं उस समय की कर व्यवस्था की। उस समय कर सिस्टम क्या था, क्योंकि कोई भी साम्राज्य हो उसको पैसा टैक्स या कर के माध्यम से आता है। तो उस समय जो कर व्यवस्था थी तो उस समय करों को उद्भंग कहा जाता था। उद्भंग नाम दिया गया है करों को। ये एक प्रकार का कर था। एक नाम मिलता है अपने को भाग, यानी इस समय 1/6 भाग, भूमि का 1/6 भाग लिया जाता था। यानी जो राज्य की भूमि होती थी, राज्य के भूमि पर जो कृषक खेती करता था उसको राजा को अपनी भूमि का 1/6 भाग देना ही पड़ता था, जिसको भाग कहा जाता था। ये कर नगद के रूप में भी लिया जाता था, भूमि के रूप में भी लिया जाता था। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उस समय की भूमि की। तो उस समय की भूमि अगर मैं बात करूं तो क्षेत्र थी, वास्तु थी, खिल्य थी। ये क्या है इसको समझना। क्षेत्र वह भूमि होती थी जहां कृषि अच्छी होती थी। जहां कृषि अच्छी होती थी वो भूमि थी क्षेत्र। वस्तु रहने योग्य भूमि कहलाती थी वस्तु, और खिल्य भूमि जो कम उपजाऊ होती थी, जो कम उपजाऊ होती थी वो कहलाती थी खिल्य। तो ये कुछ उस प्रकार उस समय की भूमियों का अपने को लेख मिलता है। और इस प्रशासन के अंदर कोई बड़ी बात नहीं रही है, लगभग अपनों ने प्रशासन पूरा कर लिया है। अब आने वाली क्लास के अंदर अपने चर्चा करेंगे उस समय जो कला और साहित्य, जिसकी अपने बार बार चर्चा कर रहे हैं कि सर्वांगीण विकास हुआ था। कला और साहित्य अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कालिदास जैसे बड़े बड़े विद्वान उस समय हुए थे। तो उन्होंने अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे, अनेक अपनी रचनाएं हमारे सामने प्रस्तुत की। तो उसकी जानकारी अपने आने वाली क्लास में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी।